फिनॉल्स फिनॉल्स बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है। फिनॉल के अंतर्गत दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके सिलेबस में है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनॉल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एसिडिक कैरेक्टर, कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, असाइलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन। हम इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। फिनॉल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत अधिक यूज़ है, मेनली सिंथेसिस के लिए, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखें कि फिनॉल्स किसे कहते हैं। फिनॉल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ मैंने फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया है। ये कंपाउंड फिनॉल है। इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो फिनॉल को हम बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो इस कंपाउंड को हम फिनॉल की जगह हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। फिनॉल में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ मैंने एक दूसरे कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा है जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट न जुड़ के उसके साइड चेन में जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग से आप देख रहे हैं ये CH2OH ग्रुप है। ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम फिनॉल नहीं कहेंगे। फिनॉल में ऑक्सीजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हम उसे फिनॉल कहते हैं। ये जो कंपाउंड है ये एल्कोहल्स कहलाते हैं। ये एरोमेटिक एल्कोहल है, बेंजील एल्कोहल। इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पर। फिनॉल का क्लासिफिकेशन उसमें प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या पर आधारित होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द एरोमेटिक रिंग। तो इस आधार पर हम बेंजीन को इस आधार पर हम फिनॉल्स को तीन कैटेगरीज में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ऐसे फिनॉल्स जिसमें कि खाली एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे हमने पहले भी लिखा हुआ है फिनॉल जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यदि फिनॉल में मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो हम उसे कहते हैं क्रिसॉल। चूँकि यहाँ मेथिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। यहाँ पर मेटा पोजीशन पे जुड़ा है तो हम इसे मेटाक्रिसॉल कहेंगे, और यदि पैरा में है तो हम उसे पैराक्रिसॉल कहेंगे। सेकंड कैटेगरी है फिनॉल का डाइहाइड्रिक फिनॉल। जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे फिनॉल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए रहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे इसमें हमने लिखा है कैटेकॉल। यहाँ पे देखिए दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है, 1 और 2 पोजीशन पे, इसलिए हम इसे 1,2 बेंजीन डायोल भी कह सकते हैं। दूसरा, ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेटा पोजीशन पे है या 1,3 बेंजीन डायोल, इसको हम रिजॉर्सिनॉल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है जिसमें कि दोनों पैरा पोजीशन पे दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसे हम कहते हैं क्विनॉल या हाइड्रोक्विनॉल। थर्ड कैटेगरी है फिनॉल्स का ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स, जिसमें कि ऐसे फिनॉल्स जिसमें कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल है पायरोगेलॉल, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। दूसरा है फ्लोरोग्लूसिनॉल जिसमें कि तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है। तो इस तरह से जो फिनॉल का हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द फिनॉल। फर्स्ट कैटेगरी है मोनोहाइड्रिक फिनॉल containing only 1 hydroxyl group in the aromatic system. Second, dihydric phenol which contain 2 hydroxyl group directly linked to the aromatic ring. और थर्ड है हमारा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। तो इसके बाद हम देखते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर। हम फिनॉल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। आप देख रहे हैं कि फिनॉल में एक बेंजीन रिंग है और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बेंजीन रिंग का जो हर एक कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम्स है बेंजीन रिंग में। ये 6 कार्बन एटम जो है ये सारे के सारे ये इसमें किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन रहता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप इसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हर एक कार्बन एटम पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे।
एक जो p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया वो एज इट इज़ अनहाइब्रिड रूप में हर एक कार्बन एटम पर प्रेजेंट रहता है। तो हमें हर एक कार्बन एटम पर मिलेंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के फलस्वरूप हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह से ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं फिनॉल का, इसको अभी हम देखते हैं। यहाँ हम फोकस करें इस स्ट्रक्चर में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हर एक कार्बन जो है वो अपने पास वाले कार्बन एटम से इसके sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ दोनों कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड्स हैं ये सब कैसे बने हैं, कार्बन कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बने हैं। उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं फिनॉल में वो हमको समझ में आ गया कि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ओवरलैपिंग से बन रहा है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 और s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 और ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहा है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के sp3 और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहा है। अब हमने आपको पहले कहा है कि हर एक कार्बन पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी होता है। ये सारे कार्बन पर ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स जो हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। और कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, तो 2 तो उसने बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लिए और 2 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेता है। इन दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है कार्बन के, ये सब आपस में ओवरलैपिंग करके एक पाई ऑर्बिटल जो है वो डीलोकेलाइज्ड पाई ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन का जो sp3 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी इसके साथ ओवरलैपिंग में भाग ले लेता है। तो इस प्रकार से एक पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक डीलोकेलाइज्ड पाई ऑर्बिटल जो है वो फॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन रहता है और यही इसके स्थायित्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिनॉल का स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिनॉल जो है वो ये निम्नलिखित 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है। फिनॉल में जो बेंजीन रिंग है वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं कि फिनॉल के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन में होने के कारण जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका डीलोकेलाइजेशन होगा रिंग में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरो लगा हुआ है। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आता है, मूव करता है और जैसे ही वो यहाँ मूव करता है यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर मूव करता है और हमें ये सेकेंड स्ट्रक्चर हमें मिलता है। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि चूँकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मूव हो गए हैं, चले गए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किए हैं और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर चला गया है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑर्थो पोजीशन पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं बेंजीन रिंग में। अब आगे फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये दोनों कार्बन के बीच में यहाँ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पैरा पोजीशन पर मूव कर रहा है।
तो हमें जो है स्ट्रक्चर 3 मिलेंगे। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो गए तो ये जो कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, और पैरा पोजीशन पर ये हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया, और यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर आ गया है, तो जिसके फलस्वरूप हमें स्ट्रक्चर 4 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। स्ट्रक्चर 4 में हम देख रहे हैं, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन जो है जो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन थे वो इन दोनों कार्बन के बीच में मूव किए, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर मूव कर गए, तो ऑर्थो पोजीशन पर हमें ये नेगेटिव चार्ज मिला। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से आप देख रहे हैं, एरो दिखा हुआ है कि कहाँ मूव कर रहे हैं, ये इनके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन पर माइग्रेट कर रहे हैं, तो हमें फिर स्ट्रक्चर 1 हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें टोटल 4 ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मिले हैं फिनॉल के, और ये फिनॉल जो है वो एक्चुअली इन चारों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है, जिसे हम फिनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, तो इस फॉर्म में रहता है। इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि फिनॉल के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये हमें नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। यहाँ हमें दिख रहा है कि नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। तो जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है तो बेंजीन में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं, और इस प्रकार से ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है। तो फिनॉल्स जो हैं वो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर देते हैं। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इन्हीं पोजीशन पर अटैक करते हैं, और हमें जो है ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव फिनॉल का प्राप्त होता है। तो ये आप आगे भी हम इनके रिएक्शंस में देखेंगे कि किस प्रकार से फिनॉल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। इसको आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से इनमें रेजोनेंस हो रहा है, और किस प्रकार से जो है ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डेवलप हो रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर। फिनॉल का नेचर जो है वो एसिडिक होता है, क्योंकि ये 2 रिएक्शंस हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट रिएक्शन में देख रहे हैं कि जब फिनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, जब उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो कि एसिड्स का ही एक गुण है, और बेस के साथ भी रिएक्ट करके वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और इस प्रकार से हम बना यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर। तो ये 2 रिएक्शन ये बताते हैं कि फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। परंतु फिनॉल एसिडिक नेचर का तो होता है, परंतु ये बाकी एसिड्स के जैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व नहीं करता है, इसमें रिएक्ट नहीं करता है, और ना ही ये लिटमस पेपर का कलर को चेंज करता है। तो ये जो है बहुत वीक एसिड होता है। फिनॉल जो है एक वीक एसिड है, और इसका pH 5 to 6 रेंज में आता है, और pK वैल्यू इसकी जो है वो 10 है। अब हम देखेंगे कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है। तो एसिडिक हम किसे कहते हैं कि ऐसे यौगिक जो कि विलयन में प्रोटॉन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, और उनकी इस प्रॉपर्टी को एसिडिक कैरेक्टर कहते हैं। तो फिनॉल भी उसी तरीके से जो है ये डिसोशिएट होकर प्रोटॉन देता है, और प्रोटॉन देने के कारण जो नेगेटिव आयन जो बनता है उसे हम कहते हैं, फिनॉल का जो नेगेटिव आयन है प्रोटॉन देने के बाद फिनॉक्साइड आयन कहलाता है। तो ये जो है इसका जो ये रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में रहता है। तो यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो तो फिनॉल जो है वो जो है प्रोटॉन देगा और एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो इसकी एसिडिटी जो है फिनॉल की वो हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल भी स्टेबल होता है, उसमें भी रेजोनेंस पाया जाता है, और फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस पाया जाता है। अब हमें इन दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है उसका हमें कंपैरिजन करना है और देखना है कि किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ ऊपर देखा हुआ है। ये है फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉल के 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जिसमें कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑर्थो पैरा डायरेक्शन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब हम फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें। फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनॉल में प्रोटॉन निकल जाने के बाद
जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाने के कारण दोनों जो कोवैलेंट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, जिसके कारण कि ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसका जो रेजोनेंस है वो जैसे फिनॉल में हमने रेजोनेंस देखा था, ठीक उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होते हैं। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ गए और यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो अब ऑक्सीजन पे सिर्फ 2 ही जो है इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे और इसका नेगेटिव चार्ज भी जो है वो ख़त्म हो गया और दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव किए जैसे कि हमने फिनॉल में देखा था, ठीक उसी प्रकार से ये एरो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरा पोजीशन पर आ गए, पैरा पोजीशन से फिर इनका मूवमेंट हुआ, ये ऑर्थो पोजीशन पर आ गए और ये ऑर्थो पोजीशन के बाद ये फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पर आ गए और इस तरह से हमें स्ट्रक्चर 1 मिला। यहाँ हम इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं कि जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब यदि हम ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के फिनॉल के भी और फिनॉक्साइड आयन के भी हम यदि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि जो फिनॉल के जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये डाइपोलर नेचर के हैं। यहाँ ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है और रिंग में भी नेगेटिव चार्ज, रिंग में नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से ये डाइपोलर स्ट्रक्चर है और इसमें जो है वो चार्ज का सेपरेशन हुआ है और जहाँ भी चार्ज का सेपरेशन होता है वहाँ सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और यदि एनर्जी इंक्रीज़ हुई तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो फिनॉल के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी क्योंकि यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन हुआ है और इसकी एनर्जी हाई है। दूसरी तरफ फिनॉक्साइड आयन के यदि हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स देखें तो यहाँ हमें कहीं भी चार्ज का सेपरेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्जेस है, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो एक तो और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे तरीके से डिस्पर्स्ड है रिंग में। तो एक तो जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन जो है वो एनर्जी को डाउन करता है, दूसरा यहाँ कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है तो उसके कारण भी यहाँ एनर्जी जो वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो टोटली यहाँ पर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनकी एनर्जी जो है वो फिनॉल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कम होगी और फिनॉक्स से कम होगी एनर्जी तो क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा फिनॉल से की अपेक्षा। तो इसलिए जो रिएक्शन होगी, हमको मालूम है कि हर एक जो चीज़ है वो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में जाना चाहती है, तो फिनॉल जो है वो ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगी और इस दौरान वो क्या करेगा, प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा। यही कारण है फिनॉल की एसिडिटी का। तो फिनॉल का एसिडिटी जो है वो मुख्यतः फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के कारण है और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी का मुख्य कारण ये है कि इसके जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं फिनॉल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन ज़्यादा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि फिनॉक्साइड का जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितने हैं, ये जो है इस प्रकार से 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ कहीं भी पॉजिटिव चार्ज हमें नहीं दिख रहा है। तो इसलिए फिनॉक्साइड आयन में चूँकि इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन ज़्यादा हो रहा है तो फिनॉक्साइड जो है इसकी एनर्जी जो है वो कम होगी और ये फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल होगा और यही कारण है फिनॉल की एसिडिटी का। अब हम देखेंगे कि फिनॉल की एसिडिटी पर जो यदि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो फिनॉल में तो उसकी एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और दूसरा वे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एक चीज़ हम यहाँ क्लियर कर दें कि जितना ज़्यादा फिनॉक्साइड आयन के इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन होगा रिंग में, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी और जो फिनॉल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और जो इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा
जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक फिनॉल का हमने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कि एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेंगे, रिंग की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से ऑक्सीजन के से हट जाएगा। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, और यदि किसी कारण से उसकी डेंसिटी वहाँ बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी को कम करते हैं। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इसी प्रकार से उसकी एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं यहाँ मैंने दिखा हुआ है, NO2 ग्रुप, Cl, Cn, CHO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, और ये यदि फिनॉल में प्रेजेंट होते हैं तो ये उसकी एसिडिटी को बढ़ाएंगे क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है पैरा नाइट्रोफिनॉल का। यहाँ पैरा नाइट्रोफिनॉल का हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं। यहाँ पे भी रेजोनेंस ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे कि फिनॉक्साइड आयन में हुआ था। जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पर आ गया, जिसके कारण कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज भी हट गया, और जैसे ही ये यहाँ पर आता है यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्थो पोजिशन पर चला जाता है, जिससे कि ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। अब ये ऑर्थो पोजिशन से इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों कार्बन के बीच में आ रहा है और यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर आ रहा है, जिसके कारण कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर मूव करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को और कॉन्जुगेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन या ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ जाएंगे और यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर आ जाएगा, जिसके कारण कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से मूव कर रहे हैं, देखिए ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आ रहा है, नाइट्रोजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के बीच में, और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जा रहे हैं, जिसके कारण कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब ये फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जो ये नेगेटिव चार्ज है कार्बन के बीच में यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ का डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर चला जाएगा, तो हमें फिर स्ट्रक्चर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो बढ़ गए। फिनॉक्साइड आयन में 4 ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर थे, जबकि इसमें अब हमें 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मिल गए, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप भी अब उस डिलोकेलाइजेशन में भाग ले रहा है। नाइट्रो ग्रुप जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकेलाइजेशन में भाग ले रहा है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन ज़्यादा हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो और भी ज़्यादा कम होगी, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा फिनॉक्साइड आयन से, और पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा फिनॉल से एसिडिक भी ज़्यादा होगा। यदि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो वह उसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या और पोजीशन का भी फिनॉल की एसिडिटी पर बहुत अधिक फर्क पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह की संख्या को बढ़ाते हैं तो उसकी एसिडिटी, फिनॉल की एसिडिटी और भी अधिक बढ़ती जाएगी। यहाँ हम निम्न एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। यहाँ ये जो है वो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, जिसकी की pK वैल्यू है 4, और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसमें कि 3 नाइट्रो ग्रुप है और इसके pK वैल्यू है 0.4। तो इससे क्लियर है कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है वो अधिक एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ज़्यादा है। दूसरा, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह है तो वो फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में रहता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स उसका
डिस्पर्शन रिंग में होता है। परंतु यदि यह नाइट्रो ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यदि मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट रहते हैं तो वो फिर इस डीलोकलाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल का। मेटा नाइट्रोफिनॉल का यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है किसी भी स्ट्रक्चर्स में, और नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ रहे हैं, और यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्थो पोजीशन में जा रहा है, जिससे कि ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो रहा है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एरो के अनुसार फिर से माइग्रेट हो रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये दोनों कार्बन के बीच में आ रहे हैं। यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस कार्बन पर आ रहे हैं, जिसके कारण कि पैरा पोजीशन पर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अब ये देखिए ये नाइट्रो ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। मेटा पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप है उसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड 2 आ गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पाई पोजीशन से ये इन दोनों कार्बन के बीच में, और यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। तो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमें ये मिलेगा जहाँ पर कि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। और इसके बाद फिर हमें इलेक्ट्रॉन्स जब फिर से मूव करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है वो जो है वो भाग नहीं ले रहा है रेजोनेंस में, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप के द्वारा किसी भी तरह का चार्ज डिलोकलाइजेशन जो है वो बढ़ नहीं रहा है। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल जो है उस एक्सटेंट तक फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज नहीं करेगा जितना कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो यदि हम इन तीनों आइसोमर्स की तुलना करें, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल की, तो हम देखेंगे तो उसका जो क्रम है वो इस तरीके से आएगा। फिनॉल की एसिडिटी जो है वो सबसे कम है, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, और उसके बाद सबसे ज़्यादा होगी ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल की। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में या ऑर्थो जो डेरिवेटिव्स होते हैं, यदि ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो इस प्रकार से जो फिनॉल का जो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जैसे हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिया है तो नाइट्रोजन के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो इजीली प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से हम यहाँ ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल देख रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये प्रोटॉन को रिलीज़ नहीं कर सकते। तो भले ही ये डिलोकलाइजेशन को बढ़ाएंगे परंतु ये प्रोटॉन को रिलीज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए कई बार ऑर्थो जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी एसिडिटी जो है थोड़ी सी पैरा से बहुत 19-20 का अंतर रहता है। पैरा जो पैरा डेरिवेटिव्स हैं उससे ऑर्थो डेरिवेटिव की जो एसिडिटी है वो हल्की सी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि फिनॉल में ऐसा कोई भी फैक्टर जो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है वह उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा, और जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता हो वो उसकी एसिडिटी को कम करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ पे जी जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, आप देख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ेगी, और जिसके कारण कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो उसकी एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिया है पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल में जो मेथिल ग्रुप है पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है फिनॉल के, तो ये जो मेथिल ग्रुप है ये एक प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट देता है, यानी इलेक्ट्रॉन को वो ऑक्सीजन की तरफ ढकेलेगा, जिससे कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो वो प्रोटॉन को इजीली रिलीज़ नहीं करेगा और इसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी। तो यदि हम अब कंपेयर करें फिनॉल से, तो फिनॉल की एसिडिटी जो है वो ये क्रिसॉल से ज़्यादा होगी, क्रिसॉल की कम होगी। अब हम
तो हमने अभी क्या देखा कि सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमेशा फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ाएंगे, परंतु उसकी संख्या और उसके पोजीशन पर भी उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ेगी, एसिडिटी भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है उसकी पोजीशन भी बहुत यहाँ पर उसका भी बहुत इफेक्ट रहता है। जैसे यदि वह ऑर्थो पैरा पोजीशन पर रहेगी तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, यदि मेटा पोजीशन पर रहेगा तो उसका इफेक्ट कम रहेगा। दूसरी तरफ यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फिनॉल में जुड़ा हुआ है तो वह उसकी जो एसिडिटी है उसको कम करेगी। अब हम अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिटी को कंपेयर करेंगे। अल्कोहल जो है जब उसका डिसोसिएशन होता है तो वह एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जबकि फिनॉल या कोई भी फिनॉल्स जो हैं वो फिनॉक्साइड आयन देते हैं या और हाइड्रोजन देते हैं। तो यहाँ पर हम फिनॉल ले रहे हैं। फिनॉल जो है वो फिनॉक्साइड आयन देता है जो कि रेजोनेंस के कारण वो स्टेबलाइज्ड होता है। हमने पहले ही देखा है क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे कि उसका डिलोकलाइजेशन हो जाता है और ये स्टेबलाइज्ड हो जाता है। जबकि यदि हम कोई अल्कोहल ले, जैसे इथेनॉल ले रहे हैं, इथेनॉल की डिसोसिएशन से इथॉक्साइड आयन बन रहा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको डिलोकलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि कोई भी यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। दूसरी तरफ जो एथिल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है C2H5 ग्रुप का, वो इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ ढकेलेगा, ऑक्सीजन की तरफ ढकेलेगा, और इस तरह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और भी बढ़ जाएगी। तो इसकी ये जो है स्टेबिलिटी यदि इसकी बढ़ेगी तो एसिडिटी ये नहीं शो कर पाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल से अधिक एसिडिक होते हैं, क्योंकि फिनॉल का प्रोटॉन देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस के द्वारा हाइब्रिड स्टेबलाइज्ड होता है, जबकि जो अल्कोहल का जो एल्कोक्साइड आयन है उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। दूसरा प्लस आई इफेक्ट भी उसमें होता है, जिसके कारण कि उसका एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है। तो यदि हम अल्कोहल और फिनॉल का कंपैरिजन करते हैं तो फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा। फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा और उसकी एसिडिटी पर फिनॉल में उपस्थित सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हमने पढ़ा है। एक एक्सरसाइज है इस पर आधारित। यहाँ 4 कंपाउंड हमने दिए हैं आपको। ये है एक पैराक्रिसॉल, फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल। आपको इसके एसिडिटी के घटते हुए क्रम में जमाना है। तो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑल्सो गिव रीज़न फॉर इट। आपको कारण भी बताना है, कारण बताते हुए आपको एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको जमाना है। इसको आप अपने घर में बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी फिनॉल का। फिनॉल जो है ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, और इसको यदि हम एयर और लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है इसका 182 डिग्री सेल्सियस। हाई बॉइलिंग पॉइंट का कारण है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं इस प्रकार से फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिनॉल का हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस प्रकार से कई फिनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एसोसिएट हो जाते हैं, जिसके कारण कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाता है। फिनॉल्स जो हैं वो पानी में, जल में अल्प विलय हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब होता है एसिल ग्रुप का एडिशन। एसिल ग्रुप है RC+O, ये एसिल ग्रुप कहलाता है। फिनॉल की रिएक्शन जब एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो फिनॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एसिल ग्रुप के द्वारा और बनता है फेनिल एसिटेट। यदि ये एसिटिल ग्रुप है तो यहाँ पर हम बनेगा फेनिल एसिटेट, और फेनिल एसिटेट जो है का बनना
ये कहलाता है ये कहलाएगा असाइलेशन, यानी असाइलेशन के फलस्वरूप फेनिल एसिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो असाइलेशन मीन्स एसिल ग्रुप का एडिशन। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। एसिल क्लोराइड, सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में खाली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एसिल क्लोराइड से क्लोराइड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, और इसके ऊपर नेगेटिव, चूँकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए हैं तो इस पर एल्यूमिनियम क्लोराइड टेट्राक्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। और चूँकि क्लोराइड कार्बन से बाहर निकल गया है अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो तैयार हो गया। फिनॉल, अब ये सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो फिनॉल में हमें मालूम है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये फिनॉल अपना इलेक्ट्रॉन इस जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वहाँ अपने वो इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही चूँकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में दे दिया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन वैसे ही बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमारा ये कंपाउंड जो है वो तैयार हो गया, फेनिल एसिटेट। तो ये ऑक्सीजन पर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो फिर से आ जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन थी ये कहलाती है असाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कार्बोक्सिलेशन। इसे कोल्बे स्मिथ रिएक्शन भी कहते हैं। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिनॉल की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है इन बेसिक मीडियम और फिर उसका एसिडिफिकेशन किया जाता है, तो हमें मिलता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड। अब इसकी मैकेनिज्म, ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है कार्बोक्सिलेशन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हुआ है। अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म में हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ ऑक्सीजन कार्बन से बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं स्लाइड, और उसी तरह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसके कारण कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो जब इसके मैकेनिज्म क्या होता है कि जब फिनॉल जब बेसिक मीडियम में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप काफ़ी रहते हैं और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये क्या करेगा, प्रोटॉन से फिनॉल से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण कि फिनॉल पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस के कारण ये जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाएंगे और कार्बन और कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्थो पोजीशन में आ जाएंगे, जिससे कि ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो गया है। अब जो ऑर्थो पोजीशन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के, और जैसे ही यह कार्बन पर अटैक करता है ये जो देता है कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का कार्बन फिनॉल जो है अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक नया कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन पहले से ही है हमारे मॉलिक्यूल में, यहाँ इस मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो फिर से एरोमेटिसिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए और मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग में आ जाते हैं, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिंग में आते हैं यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो फिर से ऑक्सीजन पर चला जाएगा और इस तरह से हमें, और यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जो है ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो हमें ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं यहाँ रिंग में कार्बन, ये जो
प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ चुका है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में आ गया है। तो यहाँ ये डबल बॉन्ड बन के ये फिर से ये रिंग जो है वो एरोमेटिक हो गई है और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर चले गए हैं, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब जब हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो है एडिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसे कि हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो फिनॉल जो है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड को, जो फिनॉक्साइड आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो फिनॉल के जाएगा और उसके बाद जो है इसमें से प्रोटॉन बाहर निकल के ऑक्सीजन से जुड़ेगा और उसके बाद फिर जब हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो वो प्रोटॉन जो है वो फिनॉल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ के इस प्रकार से सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारा फिनॉल का जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हुआ। आशा है कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमने पार्ट 2 को कवर किया हुआ है। धन्यवाद।